नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 1 महीने यानी कि 4 दिसंबर तक चलेगा। तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पे बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में संग्राम छिड़ा हुआ है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। अभिषेक बनर्जी भी इस विरोध मार्च में शामिल है। मतलब एसआईआर को लेकर अब ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई है। तो कैसे विपक्ष एसआईआर को लेकर फंसा हुआ है, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज से तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन ममता बनर्जी का सड़क में उतरना क्यों इतनी ज्यादा डरी हुई है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर? देखिए, ममता बनर्जी डरी तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक खूनी जंग चाहती है। जो तरीके इसने अपनाए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है अब एसआईआर की प्रक्रिया रुकने वाली तो है नहीं, शुरुआत हो चुकी है। तो इस बीच जो उसकी परेशानियां बढ़ने वाली है, उसे रोकने के लिए, कम करने के लिए सड़क पर संग्राम शुरू करो, लोगों को भड़काओ, मार्च करो, प्रदर्शन करो। हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन रोकने वाला कोई नहीं है। और ये रोकने वाला जब कोई नहीं होगा तो जिहादियों का तांडव उसी तरह होगा जैसे कि पोस्ट पोल वायलेंस के समय हुआ था। ममता बनर्जी का यह चरित्र रहा है कि जब पिछली बार भी चुनाव हुआ और चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, जिन जगहों पर इनकी वोटिंग कम हुई थी उन जगहों पर ये आगजनी करने लगे, लोगों को घरों से निकाल निकाल कर उनके घर जलाए लगे। और इसके कारण एसआईटी की जांच हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परिणाम नहीं आया। फैक्ट फाइंडिंग टीम गई दिल्ली से, कोई फर्क नहीं पड़ा। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसलिए ममता बनर्जी यही चाहती है। और एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। अभी 3-4 परेशानियां इनके सामने दिखी है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के वो लोग जो कि ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करके इतने सालों से फर्जी एजेंट बना हुआ था, फर्जी दस्तावेज बना रखा था और फर्जी ये रैकेट चला रहा था, उन सबको लगने लगा कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया। उनका भरोसा कमजोर हुआ है और इसीलिए जो बॉर्डर इलाके हैं उन जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है वो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि ईडी, सीबीआई और सिक्योरिटी एजेंसियां जो टाइट तौर पर एक एक एजेंट को पकड़ रही है, उससे वहां भगदड़ मचा हुआ है। उन जगहों पर 24 परगना में अभी एक रिपोर्ट आई कि 24 परगना के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों की संख्या कम हो रही है, बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, घरों में ताला लटक रहे हैं और ये शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, क्योंकि उनको लग रहा है ममता बनर्जी अब हमें बचा नहीं पाएगी। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग के सामने एक और शिकायत आई, क्योंकि ममता बनर्जी ये जानती थी जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी तो इसको पता था कि एन केन प्रकारेण ये चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगी और पश्चिम बंगाल में बिहार से ज्यादा मजबूत तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करके वो एसआईआर करवाएगी। घुसपैठिए वहां ज्यादा है, बाहरी लोग वहां ज्यादा है, वहां फर्जी वोटर ज्यादा है, तो वहां मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। इसीलिए चुनाव आयोग ने 3 दिन का ट्रेनिंग दिया और 80,000 से ज्यादा, लगभग 80,861 बीएलओ नियुक्त किए। उसमें भी बूथ लेवल एजेंट इन लोगों में नियुक्त किए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट किया गया। चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज की गई है कि देखिए, पिछले 3 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर एक रैकेट चल रहा है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है। जो ममता बनर्जी की योजना थी ये द्वारे द्वारे वाली, उसके बाद इन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में मुसलमानों को तरजीह दी और मुसलमान ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते रहे बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के। और इसलिए ये
कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को एसआईआर की प्रक्रिया से अलग रखा जाए। जैसे कि चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट्स बिहार एसआईआर के लिए रखे थे, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी था, और इसलिए चुनाव आयोग के उन सारे 11 डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ममता बनर्जी उसी समय से अपने जुगाड़ में लग गई थी कि आवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो राज्य सरकार, उसके अधिकारी कर्मचारी वही लोग इशू करते हैं। तो उसके लिए तिकड़म बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद शिकायत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक और लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ये दोनों ही सर्टिफिकेट को मान्यता न दी जाए जो 24 जून के बाद बनाए गए हैं। क्योंकि अभी लाइन लगी हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, तो 24 जून को जब इन लोगों को लग गया, चुनाव आयोग ने पूरे भारत के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा कर दी, तो इन लोगों को लग गया कि अब ये चुनाव आयोग पर हम दबाव नहीं बना सकते, हम केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, तो इसका एक ही उपाय है कि फर्जी दस्तावेज बनवाओ। तो 24 जून के बाद इन लोगों ने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया, अपने अधिकारियों का ट्रांसफर किया, सेटिंग शुरू कर दी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 24 जून के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये जारी किए हैं, उस पर निगरानी रखी जाए, उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आप यानी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम उसी का शामिल करती है जो 18 साल से ऊपर का है। तो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति 18 साल बाद ये 24 जून के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनाने क्यों जा रहा है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने क्यों जा रहा है? हाँ, यह हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी 18 साल का हुआ है, जो पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होगा, उन लोगों के लिए मान्य हो सकता है। लेकिन ये जो सारे तिकड़म भी आए जा रहे हैं, उसमें 80,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की तरह एक बूथ पर एक बीएलए नियुक्त करने की बात नहीं कही, बल्कि मानना है कि 1,60,000 यानी कि हर बूथ पर 2 ब्लॉक लेवल बूथ लेवल एजेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेंगे, ताकि निगरानी रखा जाए कि कौन कौन सा एक एक घर में कौन व्यक्ति जो है वो बाहर से आया हुआ है। किन जगहों पर, ये मुस्लिम बस्तियों में दिक्कत यही है कि ये लोग क्या करते हैं कि यहां पर वोटर लिस्ट में नाम डलवाया और किसी और विधानसभा क्षेत्र में उसका जो कोई रिलेटिव रहता है, तो उस रिलेटिव के घर में वो गया और उस परिवार के साथ उसके राशन कार्ड में नाम ऐड करवाया और फिर वहां भी अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया। यानी कि रिपीटेड वोटर जो बिहार में भी पकड़े गए हैं, उसकी संख्या बंगाल में ज्यादा है, घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी तो आंकड़ा भी बताते हैं, वो बोलते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर एजेंट का नाम कटवाता है। बिल्कुल, वो तो अभी तक तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा है। ये 65 लाख जब बिहार में कटे हैं, तो बंगाल में संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये मौत के आंकड़ों वाला, जिनकी मौत हो चुकी है वो तो अलग है, रिपीटेड वोटर अलग है, और मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, दिनाजपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं जहां घुसपैठिए भी बड़ी संख्या में वहां पर है, इन जगहों पर ही कम से कम 75 लाख वोटर काटे जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो ममता बनर्जी को लगी, तो अब उपाय क्या है? इनको लगा कि अब दबाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स जो ममता बनर्जी ने अब तक समझा है, उसके आधार पर ही एक आगे काम करेगी। इन्होंने देखा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर हो रही थी, जब वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो जितने कम्युनिस्ट पार्टी के क्लब थे, लोग थे, वो सीधे तौर पर टीएमसी के साथ आने लगे। वही स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है, स्थानीय लेवल पर चर्चा चल रही है कि इस बार ममता बनर्जी गई तो टीएमसी के जो लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, वो जिनके अंदर अब टीएमसी का
ममता बनर्जी का डर खत्म हो गया है। वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं कि अब सत्ता तो भाजपा के पास आएगी, यही डर इनके अंदर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से डर पैदा करने के लिए जरूरत है ये खूनी जंग करना पड़ेगा, प्रदर्शन, मार्च, हंगामा करना पड़ेगा। इसीलिए तभी तो ये चीख चिल्ला रही है। हंगामा जिस तरह से ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर रही हैं, तो इससे तो वहां की जनता को भी गलत मैसेज जाएगा और उनका भी मनोबल बढ़ेगा, वो भी तो विरोध करेंगे। बेलों के अधिकारी जहां जहां जाएंगे उनका भी विरोध होगा, उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी। देखिए, ममता तो यही चाहती है, वो तो चाहती ही यही है कि लोग भड़के, वो चाहती यही है कि हर जगह पर बीएलओ जाए, ये फॉर्म लेकर जाए तो वहां उसकी पिटाई हो जाए, हंगामा हो जाए। ईडी के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में नहीं छोड़ा जाता है तो उनको क्यों छोड़ा? बिल्कुल, और यही सवाल चुनाव आयोग से उठा था। 2 दिन पहले जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो बीएलओ के तरफ से यह सवाल उठाया गया कि हमारे सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने 14,000 एक्स्ट्रा बीएलओ नियुक्त किया है। जितने बूथ हैं उससे 14,000 एक्स्ट्रा, कि अभी कई जगह पर ऐसी स्थितियां आ सकती है जहां सिक्योरिटी के बावजूद बीएलओ पर अटैक हो सकता है। और इसलिए कल ही कुछ बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं, हम पश्चिम बंगाल में रहते हुए यहां पर जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होना हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है, ज्यादा काम करना पड़ सकता है। काम के घंटों की बात उठाई। ये टीएमसी के सारे ये पैतरे हैं कि बीएलओ को भड़काओ, लोगों को भड़काओ, और ममता बनर्जी तो यही चाहती है। वो फिर से डर की राजनीति करना चाहती है कि हम खुद मैदान में हैं, अभिषेक बनर्जी है, हमारे साथ लाखों लोग हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब पुलिस कंट्रोल करेगी, अपनी ही सरकार है, तो लोगों को यह लगेगा कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारे पुलिस, तो फिर हमें कौन रोक सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति में अमित शाह आगे आएंगे? सेंट्रल फोर्स की तैनाती जरूरत पड़ जाएगी? देखिए, ये चुनाव आयोग ने डिमांड रखे हैं। जो ये बात उठ रही थी कि बीएलओ के सुरक्षा के लिए, बात उठ रही थी ईआरओ के सुरक्षा के लिए, एईआरओ के सुरक्षा के लिए, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि वहां के पोर्टल, वहां के अधिकारी, सीईओ जो पश्चिम बंगाल के हैं मनोज अग्रवाल, ये सारे लोगों ने बैठकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और देखा कि अगर 81,000 के करीब बीएलओ है तो हमें एक बीएलओ, एक बूथ लेवल ऑफिसर के लिए कितने लोगों की जरूरत है, और उस पूरे एरिया में अगर एक गांव में 2 बूथ है या 2 गांव में 3 बूथ है, अगर 1200 के करीब एक बूथ पर वोटर है, तो वहां पर उस 3 गांव को मिलाकर हमें सीआरपीएफ का कितने कांस्टेबल, कितने लोग, कितने ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी कि हर 5 किलोमीटर के अंदर कम से कम एक पैरामिलिट्री का कैंप हो, जहां पर निगरानी रखा जाए और वो जो स्थानीय पुलिस है उनके साथ मिलकर घूम सके, पेट्रोलिंग कर सके, इनको सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा सके, यह व्यवस्था की गई है। इसलिए चुनाव आयोग ने बार बार क्यों कहा, ममता बनर्जी गीदड़ भभकी देते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को वहां रिजर्व रख दिया गया है। अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, और उसके बाद जैसे जैसे ये ममता बनर्जी बौखलाहट में कुछ और कांड करेगी, प्रदर्शन हंगामा करेगी, वैसे वैसे हमले होंगे और सेंट्रल फोर्स की संख्या बढ़ेगी। मतलब पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जो हाल होने वाला है वो किसी और स्टेट में किसी मुख्यमंत्री का नहीं होगा। इसीलिए ये पहले दिन ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं कि सड़क पर हंगामा करने के लिए पहुंच गई। जबकि स्टालिन को देखिए, उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम एक अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि देखो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्टेट में हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ मामला जाएगा, क्योंकि वहां तमिलनाडु में अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन और फर्जी वोट इतने नहीं है जितने कि पश्चिम बंगाल में है। इसलिए दोनों स्टालिन सुप्रीम कोर्ट गए, कोई फायदा उनको होगा? देखिए, स्टालिन सुप्रीम कोर्ट गया है ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे स्टेट में हो रहा है तो हमें भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाया, लेकिन बैठक से पॉलिटिकल नेतृत्व के आसपास ये डिसीजन लेने से लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा कि एसआईआर की प्रक्रिया से जिन लोगों को नुकसान होना है, जिन पार्टियों को नुकसान होना है, उसके लिए स्टालिन कर क्या रहा है। इसलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। जब पहले बिहार एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग पड़ा है, कोई फैसला नहीं आया है,
बिहार चुनाव अब खत्म हो जाएगा, फैसला ही नहीं आएगा, तो एसआईआर को तमिलनाडु में रुकवाने के लिए स्टालिन, ऐसा नहीं है कि ये 12 राज्यों की एसआईआर की प्रक्रिया रुकवाने गए हैं, ये स्टालिन अकेले अपने तरीके से अपने तरफ से याचिका दायर की है, रिट पिटीशन, कि हमारे स्टेट में ना हो, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगे भी ऐसे ही जारी भी कुछ नेता हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे हैं, लेकिन ये जो नेता है महाराष्ट्र के अंदर, इनको एसआईआर से मतलब नहीं है, ये अपने प्रेशर पॉलिटिक्स में लगे हैं, चाहे शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। इन लोगों को लगता है कि एक बार चुनाव आयोग हमारे साथ आ जाए, एक बार कम से कम अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दबाव बन जाए कि नहीं नहीं भाई, शिवसेना ये यूबीटी नहीं है, बल्कि शिवसेना ओरिजिनल उद्धव ठाकरे की है, एनसीपी शरद पवार की है। इन लोगों के जो सारे दरवाजे खटखटा लिया, तो ये सड़क की पॉलिटिक्स करने लगे कि नहीं नहीं अब प्रेशर डालेंगे, जबकि इनको ये पिछले 11 साल से समझ लेना चाहिए कि 2014 के बाद वो सरकार है जो किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी भ्रष्टाचारी के, किसी भी तरीके से दबाव में आने वाली नहीं है। जो तरीके निष्पक्षता के साथ कानूनन है वही तरीके अपनाए जाएंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर लामबंद हो चुका है। स्टालिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। महाराष्ट्र में भी बवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा डरी हुई है और आज यही वजह है कि ममता बनर्जी ने विरोध मार्च का ऐलान किया, वो सड़कों पर उतर आई है। सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, बीएलओ के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। आज से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आज से शुरू होकर ठीक 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 4 दिसंबर तक चलेगा। हर एक वोटर का वेरिफिकेशन होगा और यही मुसीबत पूरे विपक्ष के लिए बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।